गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेंटर डॉक्टर गुफरान। वी ऑल आर लाइव नाउ। रेडी फॉर द सेशन। आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास में पार्ट 2 के अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि सीटेट 2022 के लिए इसमें दिए गए तथ्य हमारे लिए कितना आवश्यक हो सकता है। ये एक तरह का प्रमोशन वीडियो, यूं समझ ले कि सीटेट बैच के लिए कैसे कंटेंट्स होने चाहिए, 2022 के पेपर्स देखने के बाद टीचर की एनालिटिक्स क्या कहती है, हम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी डेवलप की है ताकि सीटेट में जो पैटर्न में बदलाव आए, प्रश्नों को देखने के बाद हमने जो महसूस किया वो आपके सामने साझा कर सके। कंटेंट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं ये सब हम लोग एक एक करके समझेंगे। रेडी फॉर द सेशन। सब कुछ ठीक है? लाइव ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? लेट्स सी वंस अगेन। यहाँ तो सब कुछ क्लियर आ रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को दिख पा रही है, कुछ लोगों को नहीं दिख रही है। मैसेज ये आ रहा है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। जिन लोगों को अभी लाइव शो नहीं कर रहा है, 1-2 मिनट में खुद करने लगेगी। Then let's start the video. प्राचीन भारत पार्ट 2 में आज हम लोग हैं। आज हम लोग इसमें पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्यों के इतिहास को शॉर्ट समरी के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट समरी इसलिए क्योंकि क्लास 6 to 8 के लिए हिस्ट्री जो एनसीईआरटी का उठा के देखिएगा, टोटल कंटेंट्स बहुत ही कोइंसाइज है, टू द पॉइंट है, काफी शॉर्ट है। इसलिए हमारा अध्ययन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कंटेंट सबसे पहले आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं, एक एक करके समझेंगे सभी पॉइंट्स को। पल्लव वंश, इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मन, नाम सुना होगा। वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मन थे। पल्लवों का शासन कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में था, यानी ये साउथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में था। इस वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन थे। नाम ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम तथा द्वितीय। दो नरसिंह वर्मन हुए, एक को प्रथम कहा गया, एक को नरसिंह वर्मन द्वितीय कहा गया। ये प्रमुख शासक थे। ऐसा नहीं, प्रमुख का मतलब ये नहीं कि इतने ही थे, ये लोगों के नाम काफी प्रचलित थे इतिहास में, उन नामों को शामिल किया गया। पल्लवों ने तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत पर अधिक बल दिया गया है। ये प्रश्न सीटेट में ध्यान देने की बात है कि साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में तमिल भाषा पर इन्होंने जोर नहीं दिया, बल्कि संस्कृत भाषा पर अधिक जोर दिया। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने किया। किस भाषा में किया? संस्कृत में किया था। पल्लव शासक वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी पल्लव के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो वैष्णव धर्म और शैव धर्म के अनुयायी थे, उनके धर्म को मानते थे। मंदिर स्थापत्य कला की 4 शैलियां विकसित हो पाई थी इस समय में। मंदिर स्थापत्य कला की 4 शैलियां विकसित हुई। महेंद्र शैली, मामल शैली, राजसिंह शैली और अपराजित शैली, ये 4 शैलियों के नाम हैं। सीटेट में किताबों में इसकी जानकारी एग्जैक्टली नहीं है, यूं समझिए बस महेंद्र वर्मन कुछ नाम, पल्लव वंश के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के नाम,
लेकिन जरा सी भी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये हम लोगों का काम है कि अगर उसकी चर्चा कहीं हुई है तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न जनरेट हो सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो पल्लव वंश में ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। अब अगले पाठ की ओर आते हैं। अब हम राष्ट्रकूट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में क्या विशेष ज्ञान है हमारे पास। राष्ट्रकूट, इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई। ये दंती दुर्ग नाम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दंती दुर्ग के द्वारा की गई राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। इसकी राजधानी मालखेड़ थी। मालखेड़ का नाम सुना। बहुत से नाम और बहुत सी चीजें आपको बिल्कुल नई लगेगी इतिहास में, जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ रहे थे। 973 973 में चालुक्य तैलप द्वितीय ने, एक चालुक्य थे जिनका नाम था तैलप द्वितीय, ने राष्ट्रकूटों का राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब एक नया, ये तो राष्ट्रकूट की स्थापना हुई दंती दुर्ग ने किया, लेकिन चालुक्य तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया 973 में ही। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग और रत्न मलिका नामक ग्रंथों की रचना की। अमोघ वर्ष का नाम सुना होगा, जो इस चालुक्य में वंश के संस्थापक के रूप में या तैलप द्वितीय के संबंधी माने जा सकते हैं, उनके वंशज से हो सकते हैं। उन्होंने कविराज मार्ग एवं रत्न मलिका दो तरह के ग्रंथों की रचना की। कविराज मार्ग, रत्न मलिका, इन दो ग्रंथों की रचना एक ही व्यक्ति ने किया जिनका नाम था अमोघ वर्ष। जिन सेन ने पार्श्व अभ्युदय नामक ग्रंथ को लिखा। पार्श्व अभ्युदय किसने लिखा? जिन सेन ने लिखा। हो सकता है ये इतिहास जो मैं आपको काफी शॉर्ट और क्वाइंसाइज बता रहा हूँ, शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा। बहुत से लोगों को बिल्कुल नया सा लग रहा होगा, जो लोग लूसेंट वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, एनसीईआरटी की बारीकियों को समझना नहीं चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है शाक्तायन, विचाराचार्य, पुन्न, पन्नमा, रन्ना आदि इस काल के प्रमुख विद्वान रहे थे। ये सब उन लोगों के नाम है जो उस समय विद्वत कला के माध्यम से पूरी दुनिया में, यानी उस समय के सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया। शाक्तायन प्रमुख नाम है, वीराचार्य है, इसमें पुण्य है, पंपारन्ना है। ये सब वो नाम है जिनका विद्वानों की श्रेणी में सबसे टॉप पे नाम आता था, वो लोग हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये सीटेट में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना रहेगी। एक तो कि एलोरा में जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, तो कैलाश मंदिर है। किसने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। और जो एलोरा है ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो दो तीन बातें इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं, चालुक्यों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चालुक्यों की तीन शाखाएं हुआ करती थी। जब चालुक्य वंश की स्थापना हुई, स्थापना किसने किया? तैलप द्वितीय ने। नाम तो सुन ही लिया पिछले वाले स्लाइड में आपने। चालुक्यों की तीन शाखाएं थी। एक तो कल्याणी के चालुक्य कहलाए, दूसरा वातापी के चालुक्य कहलाए, और तीसरा वेंगी के चालुक्य कहलाए। तीन तरह के चालुक्यों की श्रेणी मानी जाती है। कल्याणी के चालुक्य अलग थे, वातापी के चालुक्य अलग थे, और वेंगी के चालुक्य अलग थे। कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी हैदराबाद के समीप कल्याणपुर में थी। कल्याणी नाम है, कल्याणपुर इनकी राजधानी हुआ करती है। तो जो कल्याणी के चालुक्य थे, उन्होंने अपनी राजधानी हैदराबाद के नजदीक ही एक प्लेस है कल्याणपुर, वहां बना के अपनी राजधानी रखी हुई थी। और कल्याणपुर, ये जो नाम देख रहे हैं कल्याणी के चालुक्य, इसकी स्थापना तैलप ने किया था। तैलप द्वितीय इसका नाम हुआ करता है। विक्रमादित्य षष्ठ इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। षष्ठ माने छठा। विक्रमादित्य 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 लोग हुए, उसमें जो षष्ठ थे छठे नंबर पे विक्रमादित्य, उन्होंने उन्हें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना जाता था। इसके दरबारी कवि विल्हन ने विक्रमांक चरित्र की रचना की। विल्हन द्वारा लिखित किताब कौन सी है? सीटेट में 2 बार आ चुका है,
विक्रमांक चरित नाम है उस किताब का। और ये किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य वंश से। चालुक्य में भी कौन से पार्ट से? कल्याणपुरी चालुक्य। जयसिंह वातापी के चालुक्य के वंश के संस्थापक थे। अब वातापी के चालुक्य के बारे में बात करेंगे तो वातापी चालुक्य की स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने। इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं राजा जयसिंह। आगे समझते हैं। वेंगी के चालुक्यों के वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। 3 चालुक्य और तीनों की स्थापना अलग अलग लोगों ने किया था। वेंगी के चालुक्यों के वंश की स्थापना विष्णु। याद रखने का तरीका है वेंगी विष्णु, दोनों व से है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। चालुक्यों के शासनकाल में 3 प्रकार के गांव हुआ करते थे। एक गांव को ऊर कहा जाता था। हिस्ट्री में इसकी चर्चा मिलेगी क्लास 6 में। जहां किसान निवास करते थे। उर मतलब गांव, गांव मतलब जहां किसान निवास करते थे उसको उर कहा गया। दूसरा शब्द है सभा, जहां ब्राह्मण और नगरम निवास करते थे। जहां ब्राह्मण तथा नगरम, व्यापारी और वाणिक, ये सब लोग निवास करते थे। ये एक उर हुआ, एक सभा हुआ, एक शब्द यहाँ मिस कर रहा है। अच्छा, नगरम। और ये तीसरा शब्द है नगरम। नगरम में कौन रहते थे? व्यापारी और वाणिक लोग निवास करते थे। तो वेंगी के चालुक्यों में 3 तरह के निवास स्थल हुआ करते थे। एक को उर कहा गया, दूसरे को सभा और तीसरे को नगरम कहा गया। तीनों शब्द के अपने अर्थ है, अपने महत्व है, उसी के अकॉर्डिंग इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए हम लोग जिस पे बात कर रहे थे उस कंटेंट को कंप्लीट कर ले। 3 तरह के गांव मतलब क्षेत्र हुआ करते थे जहां ये लोग निवास करते थे। एक तो उर कहलाई, दूसरी सभा कहलाई और तीसरा नगरम कहलाया। ये 3 शब्द हुए। उर मतलब जहां किसान, यानी उर माने गांव जहां किसान रहते थे। सभा, सभा में जहां ब्राह्मण रहा करते थे उसको सभा कहा गया। और नगरम, जहां व्यापारी और वाणिक लोग निवास करते थे वो सभी नगरम कहलाए। चोल तथा उनका स्थानीय स्वशासन कैसा था आप समझ सकते हैं। ये एक मैप है, एनसीईआरटी में ये मैप दी गई है और उसमें आप देख सकते हैं कि इनका पूरा साम्राज्य किस तरह से था, इनके ट्रेड रूट क्या थे, कहां से कहां चल रहे थे, इनके चोल टेरिटरी कहां तक फैले हुए थे। रूट के बारे में समझना है, टेरिटरी के बारे में, और चोल का प्रभाव कहां तक रहा ये समझना है। यहाँ तक तो सारी चीजें आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं चोल तथा उनका स्थानीय स्वशासन कैसा रहा। चलिए इन सभी कंटेंट्स को देखते हैं। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है लगातार कि सर लाइव नहीं देख पा रहे हैं। सोचने की बात है, मैंने 2 बार चेक किया, लाइव तो चल रहे हैं, लाइव आ भी गया है, लेकिन मोबाइल पे क्यों नहीं दिख रहा है जरा सा चेक कर लिया जाएगा। चोल तथा उनका स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
अशोक के अभिलेखों में चोल वंश की जानकारी उपलब्ध है। अशोक के जो भी अभिलेख है उसमें चोल वंश के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। चोलों के दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो संगम कालीन, ये इन चोल के बारे में समझना है, और दूसरा इतिहास कालीन। ज्यादातर हम लोग संगम कालीन चोल के बारे में अध्ययन करते हैं। संगम कालीन ही हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए जो अशोक से संबंधित है वो ज्यादा पार्ट देखने समझने को मिलता है। संगम कालीन चोलों की राजधानी कावेरी पट्टनम अर्थात पुहार थी। ये राजधानी के नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको कावेरी पट्टनम या पुहार कहा जाता था। संगम कालीन चोलों की राजधानी यही हुआ करते थे। इनका राजकीय प्रतीक चिन्ह बाघ था। राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। हाँ, वेट फॉर अ मिनट, आप कर लीजिए, हम चेक करने नहीं क्या रहा है।